अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सुप्रीम हाई कोर्ट में अडाक जजेस को लगाने की कोशिश की जा रही है और इस पर अच्छी खासी तनकीद भी की जा रही है। काजी फायज़ ईसा 2-3 माह तक रिटायर हो रहे हैं और रिटायर जजेस की जगह पर अडाक जजेस को लगाने की कोशिश की जा रही है और आज इसके बारे में अच्छी खासी तनकीद हामिद मीर के शो में देखने को मिलेगी। अभी आप सबके साथ वीडियो शेयर करते हुए वीडियो देखें, फिर इस पर डिटेल से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैपिटल टॉक में खुशामदीद। पाकिस्तान तरीके एक और डेवलपमेंट है और वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट में 4 एडहॉक जज मुकर्रर करने का फैसला किया गया है और इस सिलसिले में जुडिशल कमीशन का इजलास 19 जुलाई को तलब भी कर लिया गया है। और दूसरी तरफ आप जानते हैं कि पाकिस्तान के जो मुख्तलिफ इलाके हैं वहाँ पर जो दहशत गर्दी की कार्रवाइयाँ हैं उनमें भी इजाफा हो गया है। सिर्फ पिछले 24 घंटे के दौरान बन्नू में और डीआई खान में दहशत गर्दों ने हमले किए हैं और पाकिस्तान के वजीर दफा जनाब ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो क्या कह रहे हैं जरा सुने। मैं अदालतों का एहतराम करता हूँ, लेकिन अदालतों पे भी लाजम है कि वो अपना एहतराम करवाएं, अपनी हरकत और सकनात इस किस्म की रखें, इस किस्म के फैसले दें जो आइन के मुताबिक हो, जो फैसले सियासी ना हो। परसों ऐसे फैसले दिए जो मांगे भी नहीं गए थे, जिनका सवाल ही नहीं उनके सामने था, साइल भी नहीं थे। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये अक्टूबर नवंबर का इंतजार करें, उसके बाद ये पार्लियामेंट से जो 8 फरवरी वाला इलेक्शन है उसको भी अटैक करेंगे। तो वजीर दफा ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं कि उनके जो मुखालफीन हैं वो अक्टूबर नवंबर का इंतज़ार कर रहे हैं और उसके बाद वो जो 8 फरवरी का इलेक्शन है उसको भी अटैक करेंगे। तो ये अक्टूबर नवंबर का इंतज़ार, इसका क्या मतलब है? हुकूमत अक्टूबर नवंबर के बाद अपने आप को गैर महफूज क्यों समझ रही है? इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद है जनाब सेनेटर तलाल चौधरी साहब, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा, शुएब शाहीन साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी के रुकन हैं, और आज हमने दावत दी है पाकिस्तान बार कौंसिल के 2 मोअज़्ज़ज़ मेंबरान को, जनाब हारून रशीद साहब पाकिस्तान बार कौंसिल के मेंबर हैं और जनाब मुनीर अहमद काकड़ साहब पाकिस्तान बार कौंसिल के मेंबर हैं। इंसानी अपील दायर किया है, तो अगर ये 4 एडहॉक जजेस जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में इनकी अपॉइंटमेंट हो जाती है तो फुल कोर्ट के इजलास में रिव्यू पिटीशन की हियरिंग के लिए ये 4 एडहॉक जजेस भी बैठेंगे उसमें। इसी हवाले से ये तो फिर उसी बात है, फिर कोई कमेटी के सामने ये इशू जाएगा लामाला अगर बैठने के हवाले से, तो वो मेरे ख्याल में बैठ तो नहीं सकते, न बैठना चाहिए। रिव्यू तो फिर वही सुन सकते हैं जिसने ऑर्डर दिया हुआ है। रिव्यू के हवाले से अगर वो कर लेते हैं, जिसने ऑर्डर पास किया, अगर रिव्यू के हवाले से ये 13 जजेस ही सुन सकते हैं जी। आज तक जो हुआ है, जो रिव्यू ऑर्डर सुना जाता है, रिव्यू ऑर्डर वो तो जिसने जजमेंट पास किया वही सुनते हैं। जी हारून साहब, क्या ऐसे ही है? अगर रिव्यू उसी बेंच में सामने जाएगा जो बेंच है ऑलरेडी, यानी कि जिन 13 जजेस ने पहले फैसला दिया जी 8-5 से, तो रिव्यू पिटीशन वो 13 जज ही सुनेंगे। रिव्यू का मतलब यही है कि वही कोर्ट सुनेंगे। तो ये 4 जजेस उस बेंच में नहीं बैठेंगे? मेरा नहीं है। तो ये जो फिर शुएब साहब आप जिस खदशे का इजहार कर रहे हैं, आपका ये ख्याल है कि जो तहरीक इंसाफ पर पाबंदी की जो बात की गई है, तो वो जब सुप्रीम कोर्ट को रेफरेंस जाएगा तो वहां पर ये बैठेंगे? देखिए, 2 चीजें हो सकती हैं। एक बात है, इस वक्त तो बेंच कॉन्स्टिट्यूट करते हैं 3 सीनियर जज, चीफ जस्टिस, 2 मुअज़्ज़ज़ जज साहब। कल प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट ये हटा दें, काजी साहब के हाथ में दे दें कि जी आप बेंच बना दें, वो 13 के बजाय उठा करके इन 4 जजेस को भी बीच में शामिल कर दे कि जी आए जी रिव्यू में बड़ा बेंच बना रहा हूँ। फिर क्या होगा? नंबर 1। नंबर 2, इधर से पाबंदी लगा दें, ये फैसला कर दें कि आए जी सारे जजेस को बिठा दें, उसमें ये 4 जजेस को बीच में शामिल कर लें, तो उन्होंने अपनी जो मिनॉरिटी है उसको मेजॉरिटी में कन्वर्ट कर दिया। फिर आकर कहें कि नहीं जी फैसला तो वो दुरुस्त था कि जी उनको सीटें मिलने चाहिए थे, आप चूंकि पाबंदी लगी है इसलिए सीटें नहीं देते, इस जजमेंट को फ्रस्ट्रेट करने के लिए कोई भी ऐसा तरीका है वारदात ये कर सकते हैं इनकी और केसेस के जो डेडलॉक के हवाले से वो तो एडमिटेड फैक्ट है, केसेस ज्यादा है। लेकिन सवाल ये है कि काजी साहब को क्या ये जब पहले दिन इसकी एलिवेशन हुआ था बतौर चीफ जस्टिस, क्या उनके सामने ये डेडलॉक का जो केसेस की जो रेशो थी या नंबर थी, क्या उनको पता नहीं था? अभी मुझे ये पता दे कि काजी साहब जाते जाते वक्त अभी 15 जुलाई से सुप्रीम कोर्ट के अंदर छुट्टियां शुरू हो गई और छुट्टियां 2-2.5 महीने तक छुट्टियां शुरू हो जाने के बाद काजी साहब रिटायर हो जाएगा। इस रिटायरमेंट से 2 महीने के अंदर या 2 महीने पहले काजी साहब को वो क्या चीज़ तजस्सुस दिला के एडहॉक जजेस के हवाले से जाकर के एडहॉक जजेस के अपॉइंटमेंट करें।
हमारे पाकिस्तान बार कौंसिल या वकला कम्युनिटी जो लॉयर्स कम्युनिटी है, एडाकिज्म के खिलाफ तो हम पहले से हैं, बिल्कुल स्टेट करते हैं कि हम किसी सूरत में एडाक जिसके हवाले से जहाँ पर भी जितने भी डिपार्टमेंट्स में हो ये एडाक की पॉलिसी तो ख़त्म होनी चाहिए। 1955 से लेकर के आज तक मेरे ख्याल में पाकिस्तान की जुडिशरी की तारीख अगर उठा ले, मेरे ख्याल में लगभग कोई 18 जजेस जो है एडाक लगाए हुए हैं। तो क्या उस एडाकिज्म के ज़रिए आपकी जो केसेस की जो रेशो है वो कम हुआ है? फिर दूसरी बात यह है कि अगर आपने केसेस मद्देनजर रख करके केसेस के हवाले से करना है, ये फिर ये 4 जजेस क्यों? यही 4 जजेस तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर रह करके उसने सर्विसेज दी, तो उनकी मौजूदगी में ये डेडलॉक क्यों कम नहीं हुई? फिर दूसरी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो बैठे हुए हैं 17 जजेस, क्या ये इनकी कैपेबिलिटी पे सवाल नहीं है? क्या उनकी डिलीवरी जब वो नहीं कर सकता एडाकिज्म पे जा रहा है, फिर कानून के अंदर आइन के अंदर जब दिया गया कानून है, क्योंकि वो पहले शिक पे क्यों इतना फोकस किया जा रहा है कि रिटायर जजेस, उसके अंदर तो वकला के लिए भी अपॉर्चुनिटी है। दूसरी बात यह है कि अगर मुतल्लिका हाई कोर्ट से भी आप कंसर्ट जो है 400 के हाई कोर्ट से भी आप जजेस को उठा सकते हैं, जो पुराने ज़माने में 1955 से लेकर के जैसे मैंने कहा था मुतल्लिका हाई कोर्ट से जजेस को उठाए गए थे, पर बाद में उसको परमानेंट किया गया था। तो काजी साहब का यहाँ पर इस वक्त इस किस्म का फैसला मैं काजी साहब की बदनीति समझता हूँ, और ये मेरे ख्याल में अदारे की बेहतरी के लिए नहीं है, अदारे की तबाही के लिए कर रहे हैं। शाहीन साहब जो आजकल शुएब शाहीन साहब जो बातें करते हैं, इसी तरह की बातें 3-4 साल पहले आप भी करते थे और मुस्लिम लीग नून के और रहनुमा भी करते थे। ये सियासतदान जो हैं उनकी पॉलिसी अचानक कैसे तब्दील हो जाती है? मीर साहब, जो फैसला ये पीटीआई की पाबंदी का किया गया है, ये किसी सियासी जमात के लिए, किसी सियासी पूरी जमात के लिए ना सिर्फ एक गैर मकबूल बल्कि मुश्किल तरीन फैसला है। मगर 2 बातें हैं, ना निज़ाम इंसाफ इनकी उन चीज़ों को सजा सका, साइफर हो, फॉरेन फंडिंग हो, 9 मई हो, 9 मई के लोग आज भी इनके हीरो हैं। जो वकील 9 मई के उन मुल्ज़िमों का है वो इमरान खान के हैं, और आज भी जमात उनके पीछे खड़ी। ना जमात पीछे हुई, ना निज़ाम इंसाफ उस फैक्टर को अलहदा कर सका पीटीआई से। बाकी रही मकबूलियत जमात की, टीटीपी की मकबूलियत नॉर्दर्न एरिया या इधर फाटा में पीटीआई से भी ज्यादा है। तो फिर अगर आपने फर्क ये है सिर्फ कि एक तरफ जीन्स और टी शर्ट पहने हुए फॉरेन क्वालिफाइड इंग्लिश बोलता है, दूसरी तरफ दाढ़ी रखा हुआ पगड़ी वाला वो बंदूक है उसके पास, तो मेरा ख्याल है असूल सबके लिए एक जैसा होना चाहिए। गैर मकबूल फैसला हो सकता है, मुश्किल फैसला हो सकता है, लेकिन रियासत के लिए हुकूमतों को ऐसे फैसले अपनी जिम्मेदारी पूरी करने के लिए करने पड़ते हैं, और किया है और इसको आगे बढ़ाएंगे। जैसा आपने देखा कि अहमद मीर के शो में 18 जजेस का जो खुलासा किया गया वो यही है कि पीटीआई को बैन करने के बाद उनको जो नशिस्तें मिली हैं वो भी उनसे छीन ली जाएं और पीटीआई को मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया जाए। आपने ये भी सुना है कि इनको बताया ये जा रहा है कि जो केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं उनकी वजह से 18 जजेस को लगाया जा रहा है, लेकिन इसका जो खुलासा हुआ यही है कि पीटीआई को बैन करने के बाद उनसे जो नशिस्तें उन्हें मिली हैं वो भी छीन ली जाएँ, और इनका कोई मकसद नहीं है, सिर्फ यही मकसद है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर किया करें। वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।